महज राजधानी से 35 किलोमीटर की दूरी पे जब आम महिला सुरक्षित नहीं है तो आप बिहार के कस्बों में, बिहार के गांवों में महिलाओं की क्या स्थिति होगी, इसका आप आकलन लगा सकते हैं। 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये की वजह से उस दलित महिला को ये शोषण, उत्पीड़न सहना पड़ा। बिल्कुल। अब 1500 रुपये जो वो महिला ने एक रसूखदार व्यक्ति से लिए, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की निकम्मी जो शासन है उस पर उंगली उठाती है जी। ये भी दिखाती है कि बिहार में महिला कितनी सशक्त है। जिन महिला सशक्तिकरण की बात निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी करके 18 सालों से अपनी राजनीतिक रोटी को सेक रहे हैं, उसका एक जीता जागता नमूना कि किस स्तर पे बिहार की महिला सशक्त है, वो खुसरूपुर की घटना ने उजागर किया है। मौजूदा सरकार जानबूझकर 3 साल 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं लाती है और इन 3-4 सालों में जो लाखों बिहार के युवा जिनकी उम्र अब जा चुकी है, जो परीक्षा नहीं दे सकते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जब चुनाव अब 1 साल के बाद आने वाला है तो होलसेल रेट पे 30,000 50,000 की वैकेंसी निकाल रही है। ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि रिक्तियों की कालाबाजारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी रिक्तियों की कालाबाजारी करते हैं, फिर क्या फ़र्क रह गया आपको एक व्यापारी में जो कालाबाजारी करता है, जो कि एक मतलब सामानों को आर्टिफिशियल ढंग से रखे रहता है प्रॉफिट कमाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उपयोगिता की राजनीति करते हैं, इनके लिए उपयोगिता सर्वोपरि है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिहार की जनता हो, चाहे वो गठबंधन हो। ठीक है, हम लोगों ने अलग हो गया, हम लोगों ने पीठ पे छुरा भोंकने का काम नहीं ना किया कि गठबंधन में गए, जनता के सामने कोई और तस्वीर पेश किए, वहाँ से उनका समर्थन लिए और एक बार समर्थन लेने के बाद जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उन्हीं के साथ चले गए। तो इस तरीके का छल कपट हमारी पार्टी ने न की है। कल देर शाम पटना के गांधी मैदान के पास लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है उनके द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। उस आक्रोश मार्च का उद्देश्य था खुसरूपुर में एक दलित महिला जिन्हें 1500 रुपए के लिए नग्न कर दिया गया। बेहद शर्मनाक घटना। चिराग पासवान वहां पहुंचे भी थे, लगातार इस बात की आवाज़ भी उठा रहे हैं और अब उनकी पार्टी की तरफ से सरकार से ये मांग है कि जिन लोगों ने ये काम किया है, ये कृत्य किया है, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाए। दलितों पर लगातार अत्याचार इस सरकार में बढ़ रहे हैं। ये बात सिर्फ चिराग पासवान नहीं, कई नेता कहते आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच तल्खी चल रही है। इस तरह के कई मामले हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के नेता राहुल सहाय मौजूद हैं। राहुल जी, मार्च तो करते ही रहते हैं आप लोग, प्रदर्शन करते ही रहते हैं। आपकी पार्टी को जदयू प्रदर्शन करने वाली पार्टी ही कहती है। कुछ इसका हल निकलेगा? जो वहाँ पर आपके नेता भी गए हुए थे चिराग पासवान उस महिला के पास जिनके साथ ये कृत्य किया गया है। देखिए उदित जी, सबसे पहले तो जो ये खुसरूपुर की घटना है जिसमें एक दलित महिला को एक रसूखदार व्यक्ति ने वहाँ का निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र करके जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचाया और महज 1500 रुपये के लिए, ये अपने आप में एक शर्मसार घटना है और एक सभ्य समाज के ऊपर एक काला धब्बा है। हमारी पार्टी लोजपा रामविलास किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी शोषण के खिलाफ है। और कल जो कारगिल चौक पर जो आक्रोश मोर्चा निकाला गया था, उसमें हमारी पार्टी लोजपा रामविलास के महिला कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये निकाला गया था। और अगर आप देखिए कि बुनियादी सवाल क्या है इस पूरे प्रकरण में, 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये की वजह से उस दलित महिला को ये शोषण, उत्पीड़न सहना पड़ा। बिल्कुल। अब 1500 रुपये जो वो महिला ने एक रसूखदार व्यक्ति से लिए, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार की निकम्मी जो शासन है उस पर उंगली उठाती है जी कि कहाँ है फिर मुख्यमंत्री सहायता निधि। और सबसे बड़ी बात है कि 1500 रुपये जो मूल था वो वापस कर दिया गया था, सूद बचा हुआ था। नहीं, और दूसरी बात ये है कि भाई उस महिला को किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास क्यों जाना पड़ा पैसे के लिए? सरकारी तंत्र है, प्रखंड स्तर पे उनको मदद देनी चाहिए थी 1500 रुपये की, जिला स्तर से मदद देनी चाहिए थी। विभिन्न प्रकार के कोष और फंड चलते हैं बिहार सरकार के। जब बिहार सरकार एक दलित महिला को 1500 रुपये सुनिश्चित नहीं करा सकती है
और जिसकी वजह से उस महिला को प्राइवेट किसी और अन्य व्यक्ति से महंगे ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता है, तो फिर कहाँ बिहार सरकार गरीब गुरबा की सरकार है? कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी गरीब गुरबा के कल्याण के लिए फिर काम कर रहे हैं? इसका मतलब तो ये भी यही हो गया कि जितनी नीतियों का ये व्याख्या करते हैं वो सब कागजी बातें हैं, क्योंकि धरातल पे आप देख सकते हैं कि एक आम बिहारी को 1500 रुपये भी सरकारी तंत्र से मुहैया नहीं हो सकता है। तो ये अपने आप में एक जघन्य घटना थी और ये भी दिखाती है कि बिहार में महिला कितनी सशक्त है। जिन महिला सशक्तिकरण की बात निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी करके 18 सालों से अपनी राजनीतिक रोटी को सेक रहे हैं, उसका एक जीता जागता नमूना कि किस स्तर पे बिहार की महिला सशक्त है वो खुसरूपुर की घटना ने उजागर किया है। महज राजधानी से 35 किलोमीटर की दूरी पे जब आम महिला सुरक्षित नहीं है तो आप बिहार के कस्बों में, बिहार के गांवों में महिलाओं की क्या स्थिति होगी इसका आप आकलन लगा सकते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून व्यवस्था बिहार में चरमरा चुकी है। जो दबंग हैं उनको सरकार का शह मिलता है, जिसकी वजह से उन लोगों का मनोबल आज 7वें आसमान पे है। आज महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है खुसरूपुर में। कुछ दिन पहले जो थी बालू व्यापारी लोगों ने पथराव भी कर दिया था पुलिस पे। तो ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब निरंतर इसी बात को दिखा रहा है कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ अब बिहार में रही नहीं। और हमारी पार्टी माननीय महामहिम राज्यपाल जी से भी ये आग्रह करती है कि इस घटना का संज्ञान लिया जाए। अनुच्छेद 17 भारत संविधान का जो है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उसका उल्लंघन हुआ है खुसरूपुर में, और इसका संज्ञान लेकर अनुच्छेद 17 का उल्लंघन का मामला लेकर माननीय राज्यपाल जी को विधानसभा भंग करनी चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव करवानी चाहिए। देखिए, विधानसभा भंग की आप कर रहे हैं, लगातार आपके नेता चिराग भी ये बात कहते रहते हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा। अमित शाह भी आकर झंझारपुर में ये बात कह के गए, नीतीश कुमार ये बात दोहरा ही रहे हैं। लेकिन और एक आपका ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने किया क्या है? इतना जो वैकेंसी आ रहा है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है, लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है, आपकी पार्टी को नहीं लग रहा कि नीतीश कुमार जो हैं वो विधानसभा की ही तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा की नहीं? क्योंकि लोकसभा के लिए इतना वैकेंसी देना और इस तरीके से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देना, ये लोकसभा के लिए नहीं हो रहा है। तो विधानसभा की तैयारी में तो नीतीश कुमार भी लगे हुए हैं, अगर देखा जाए तो। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति की कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चुनाव की तैयारी में ही लगे रहते हैं। जन कल्याण पे तो इनका ध्यान ही नहीं रहा है। और जहां तक बात आप रिक्तियों की कर रहे हैं जो अब आ रही है होलसेल रेट पर 70,000, 80,000, 10,000, वो आप देखिए कि कब आ रही है, जब आगामी चुनाव जो है वो अब 6 महीने 1 साल बची हुई है। तो ये तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि रिक्तियों की कालाबाजारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सरकारी रिक्तियों की कालाबाजारी करते हैं। फिर क्या फ़र्क रह गया आपको एक व्यापारी में जो कालाबाजारी करता है, जो कि एक मतलब सामानों को आर्टिफिशियल ढंग से रखे रहता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर ये रिक्तियाँ 60,000, 70,000 अभी आ सकती हैं तो ये सुचारू ढंग से जब सरकार बैठती है पहले साल से क्यों नहीं आ सकती है? इसका मतलब ये है कि मौजूदा सरकार जानबूझकर 3 साल 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं लाती है। और इन 3-4 सालों में जो लाखों बिहार के युवा जिनकी उम्र अब जा चुकी है, जो परीक्षा नहीं दे सकते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जब चुनाव अब 1 साल के बाद आने वाला है तो होलसेल रेट पे 30,000, 50,000 की वैकेंसी निकाल रही है। ये पूरी तरीके से बता रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी रिक्तियों की, सरकारी नौकरियों की कालाबाजारी करते हैं और इसको हमारी पार्टी कोई सुचारू सरकार नहीं मानती है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ की नीति रही है। लेकिन ये तैयारी तो विधानसभा की ही न चल रही है। तो वो चुनाव की तैयारी करें, राजनीतिक दल हैं वो, उनको मतलब उनको शुभकामनाएं हैं। और इसी बात का तो रोना है कि साहब आप चुनाव की तैयारी के अलावा कभी बिहार के भविष्य की भी तैयारी कर लीजिए। 18 वर्षों में शिक्षा की स्थिति आपने दयनीय कर रखी है। 5 साल 6 साल पे रिक्तियाँ नहीं आती हैं। अच्छा, रिक्तियाँ आती हैं तो उसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो परीक्षा होते हैं, वो किस स्तर के होते हैं ये भी जग जाहिर है। अभी हाल फिलहाल में जो परीक्षा लिया गया था STET का, उसमें लगभग 40 से 50 प्रश्न के जवाब जो थे वो जानबूझ के गलत बताए गए थे। लेकिन फिर शाम को सुधारा भी गया। तो शाम को सुधारा गया क्योंकि हाय हल्ला मचा इसीलिए ना।
अगर मान लीजिए कि हाय हल्ला नहीं मचता, चाहे यही जो है आज से 5-6 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा व्यापक नहीं थी, अगर उस समय ऐसी परीक्षा होती तो उस समय विद्यार्थी को क्या लगता? उनको लगता कि उन्हीं में खामी है। और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बैकडोर लॉबी से एक अच्छी खासी सीट्स बिहार के परीक्षाओं में पहले से ही मैनेज और रिजर्व कर दी जाती हैं। तो एक तो आप नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, और नौकरी जब निकालते हैं तो उसको सुचारू ढंग से आप उसकी परीक्षा नहीं लेते हैं। तो ये कुछ नहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी 18 सालों से करते आए हैं, खाना पूर्ति की सरकार और उपयोगिता की राजनीति। माननीय मुख्यमंत्री जी पॉलिटिकल ऑफ कन्वीनियंस करते हैं, इनके लिए उपयोगिता सर्वोपरि है। चाहे वो पार्टी के अंदर नेता हो, पार्टी के अंदर नेताओं में चाहे श्रीमान शरद यादव हुए, श्रीमान जॉर्ज फर्नांडिस हुए, श्रीमान RCP सिंह जी हुए, अभी उपेंद्र कुशवाहा जी हुए, या फिर अभी जो माननीय ललन सिंह जी का जो अभी अभी कौन कन्वीनियंस लग रहा है? अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच जो वार प्रत्यावार हो रहा है बरबीघा विधानसभा को लेकर, जो वहाँ के स्थानीय विधायक सुदर्शन जी हैं, उन्होंने ललन सिंह को शिकायत की कि अशोक चौधरी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं बरबीघा विधानसभा पर। इस पर जब ललन सिंह मना करते हैं अशोक चौधरी को, तो अशोक चौधरी भड़क जाते हैं, बात तक नहीं मानते हैं, और आज बजाबते दमखम के साथ वहाँ पहुँच गए हैं, कई सड़कों का शिलान्यास करने, कई योजनाओं का शिलान्यास करने। तो अशोक चौधरी और ललन सिंह में ठाना हुआ है, नीतीश कुमार इस पर साथ किसका देंगे? देखिए, एक तो ये उनके पार्टी का आंतरिक कलह है, इस पर मैं कोई तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उपयोगिता की राजनीति करते हैं। इनके लिए उपयोगिता सर्वोपरि है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिहार की जनता हो, चाहे वो गठबंधन हो। आप तीनों परिवेश में देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक रोटी सेकाई है वो वहीं पे गए हैं। अभी जिन नेताओं का आपने नाम लिया, क्या पता कि अशोक चौधरी जी जो हैं उनकी उपयोगिता जब ख़त्म होगी तो हो सकता है कि उनको भी तिरस्कार कर दिया जाए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक शैली का एक हिस्सा रहा है, इसमें किसी को कोई अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अंतिम सवाल है ये, कल चिराग एक भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने कहा या उनके मुंह से निकल गया जो कहिए कि नीतीश कुमार एनडीए में आए तो मैंने 2020 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था। और ये बात चिराग अब कह रहे हैं जब एक बार फिर से ये चर्चा बिहार में तेज हो गई है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं। चर्चा तेज हुई है, आएंगे कि नहीं आएंगे नहीं कहा जा सकता। कल तो ललन सिंह कह दिए कि बीजेपी की तरफ थूकेंगे नहीं, जाना तो दूर का बात है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर आ सकते हैं एनडीए में। देखिए, कितना कन्वीनियंट होगा आप लोग के लिए नीतीश कुमार के साथ एक मंच साझा करना अगर एनडीए में आते हैं तो? उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए कोई कन्वीनियंस की बात ही नहीं है। हम लोग विचारधारा और मुद्दों की राजनीति करते हैं। भाई 3 साल से लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, एक ही पार्टी, और सबसे बड़े विरोधी बिहार में नीतीश कुमार के कोई हैं तो आपके नेता चिराग हैं। देखिए, हम लोग नीतीश कुमार जी के विरोध में नहीं है, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली जो निरंतर रही है 18 वर्षों में, उसके विरोध में है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी राजनीतिक दल के विरोध में भी होंगे। तो और जहाँ तक बात है कि हम लोग मुद्दों की राजनीति करते हैं, हमारा स्टैंड काफ़ी क्लियर रहता है। चिराग पासवान जी ने भी इस बातों को कहा है, और हम लोग अपने नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा और कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा से प्रेरित है। आज भी अगर आप देखिएगा तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का पूरा ध्यान बिहार को और बिहारियों को जोड़ने में लगा हुआ है। सत्ता आएगी नहीं आएगी ये हमारे लिए प्राथमिकता है ही नहीं। हम लोग बिहार को जोड़ने की बात करते हैं, हम लोग बिहार को एक नई दिशा दिखाने की बात करते हैं, जहां पे बिहार के मौजूदा संसाधनों को और बिहार की युवा शक्ति को लामबंद करके हम लोग किस तरीके से 21वीं सदी में जो नई नई चुनौतियां और नए नए अवसर हैं उनको छू सके और बिहार का कल्याण हो सके, इस पे हमारा जो ध्यान है वो फोकस्ड और केंद्रित रहता है। और हमारा ये मानना है कि विगत 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास की रफ्तार को काफ़ी धीमी कर दी है। तो हमारे लिए कोई कन्वीनियंस का प्रश्न ही नहीं है। नहीं, इसलिए ये सवाल इसलिए भी है राहुल जी कि 2019 में आप लोग साथ रहते हैं लोकसभा के समय, जदयू बीजेपी और लोजपा साथ लड़ती है, 20 में अलग हो जाते हैं। कारण होता है कि
चिराग ये मांग रखते हैं कि बिहार का जो मैनिफेस्टो है एनडीए का, उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को डाला जाए। नीतीश कुमार सिरे से इनकार कर देते हैं। आज क्या आपको लग रहा है कि अगर एनडीए में आएंगे, फिर विधानसभा चुनाव होगा, नीतीश कुमार कभी ये मानेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को, जो आप लोगों का कोर एजेंडा है? देखिए, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है, क्योंकि बीच में वो अलग हुए हैं चिराग इसी बिसात पर कि नीतीश कुमार ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को प्रायोरिटी ही नहीं दिया। देखिए, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का स्टैंड डे 1 से क्लियर है। कोई भी राजनीतिक दल अपने विज़न के साथ कैसे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। तो अगर उनको हमारा विज़न 2020 में मंजूर नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी का, ठीक है, हम लोगों ने अलग हो गया। हम लोगों ने पीठ पे छुरा भोंकने का काम नहीं ना किया कि गठबंधन में गए, जनता के सामने कोई और तस्वीर पेश किए, वहाँ से उनका समर्थन लिए और एक बार समर्थन लेने के बाद जिनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उन्हीं के साथ चले गए। तो इस तरीके का छल कपट हमारी पार्टी ने ना की है और ना हम लोगों के ये विचार में ही है, विचार में भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये करते होंगे, तो हमारा डे 1 से पॉइंट क्लियर है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक कार्यशैली के खिलाफ में हैं और इसीलिए खिलाफ में हैं क्योंकि उन्होंने विगत 18 वर्षों में बिहार की रफ्तार को काफ़ी धीमी कर दी। लाखों लोगों का कल्याण जो हो सकता था वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए नौकरियों को बैठाए रखे, उन पे फाइल्स को दबाए रखे और चुनाव जब आता है तो 6 महीने 7 महीना पहले ये नौकरियों की बहार निकालते हैं। तो यही सब रणनीति के खिलाफ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। जहां तक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन में आएंगे एनडीए में कि नहीं आएंगे, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और इसका जवाब जो होंगे वो आपको एनडीए के संयोजक जो होंगे वो देंगे। जैसी परिस्थिति हमारे साथ उत्पन्न होगी, वी विल फेस इट एज इट इज। चलिए, तो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार लगातार वैकेंसीज दे रहे हैं। इधर चिराग भी सार्वजनिक मंच से ये बात कह रहे हैं कि 2020 में हमने एनडीए इसीलिए छोड़ा था क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में थे और हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को नहीं मान रहे थे। एक बार फिर से वैसा ही माहौल बनते हुए दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़े अनकंफर्टेबल हैं। आरसीपी सिंह का भी तनाव बढ़ ही रहा होगा क्योंकि नीतीश कुमार जैसे जैसे एनडीए के करीब आएंगे, बीजेपी के करीब आएंगे, कई ऐसे नेता होंगे जो उनके विरोध राजनीति करके बीजेपी का दामन थामे थे, बीजेपी के अलायंस में आए थे या बीजेपी ज्वाइन किए थे। वे सभी लोग बहुत हद तक असहज जरूर हो रहे होंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। राहुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया।